आज हम लोग पढ़ेंगे सुंदर सिंह ऑनलाइन क्लास में हम लोग मरणोत्तर काल का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, जो कि ये पूरे विदेशी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और यही सवाल ज़्यादा बनते हैं। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुए, तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा हिंद यवन, उसके बाद हमारे यहाँ शक, फिर उसके पहलव, हिंद यवन उसका शक, फिर पहलव, उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो है अगला हमारे यहाँ जो अटैक होता है वो अटैक होता है आपका जो है कुषाण काल का, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश में देखिए हम लोग इसको देखें, सबसे पहले देखिए बेसिक कुजुल कटफिसेज। इस वंश का संस्थापक व्यक्ति का नाम है कुजुल कटफिसेज। अगला संस्थापक है उसे कहते हैं विम कटफिसेज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला नाम कनिष्क का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% सवाल यहीं पर बनेंगे, कनिष्क से बनेंगे। उसके बाद वशिष्क, उसके बाद हुविस्क, हुविस्क के बाद फिर हम लोग देखें कनिष्क के बाद हुविस्क, उसके बाद कनिष्क सेकंड का नाम आएगा, फिर वासुदेव फर्स्ट, और फिर कनिष्क थर्ड, और लास्ट में वासुदेव सेकंड। ये अंतिम कुषाण वंश का शासक है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो ये हमारे क्रम से कुजुल कटफिसेज, बिम कटफिसेज, कनिष्क, वशिष्क, हुविस्क, कनिष्क सेकंड, वासुदेव फर्स्ट, कनिष्क सेकंड और वासुदेव, जिस पर हमारा पूरा टेंशन एग्जाम के हिसाब से ये दोनों, इनसे भी सवाल आते हैं सबसे, लेकिन एक एक लाइन के सवाल हों, लेकिन ये दोनों पे हमें पूरा अटेंशन रखना है, जिसमें 90% ध्यान आपको कनिष्क पे रखना है। यहाँ सवाल सीधा बनेगा। पूरा कुषाण वंश इसी कनिष्क के लिए ही पढ़ा जाता है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं कुजुल कटफिसेज। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर एक कुषाणों को हम लोगों ने यूची कहा था। जैसे हमने बताया था, हम लोगों ने देखा भी था, याद होगा कि ये इंडिया, देखिए भाई ये अरल सागर है, कैस्पियन से, यहाँ अमू दरिया, सिर दरिया, दो नदी हैं। पहले देखिए यहीं पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर रहते थे शक, शकों को भगाया यूची ने, और यूची के ऊपर हिंगनू हैं, जिनको हम लोग हूण कहेंगे। ये हिंगनू हूण है, यूची कुषाण थे, और ये सीथियन था जिसको हम लोगों ने शक कहा था, ये शक है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो यूची ने अटैक किया था इनको, और ये भग के यहाँ आए थे, मैंने कहा 5 शाखाओं में डिवाइड हुए थे। तो यहाँ पर वो पहुँच गए थे यूची, और यूची को अब देखिए हिंगनू ने जब इन पे अटैक किया तो ये यहाँ से भागते हैं, और यहाँ से भागने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ते हैं। देखिए भाई ये कनिष्ठ यूची तिब्बत की तरफ चली जाती है, और ज्येष्ठ यूची ये बैक्ट्रिया होते हुए, पर्सिया होते हुए, और ये भारत की तरफ आते हैं, हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत की तरफ आते हैं, हिंदुकुश पर्वत को पार करके। और ये इनकी ज्येष्ठ यूची है, इसको लोग ज्येष्ठ यूची की शाखा कहा जाएगा। तो भारत, ये कनिष्ठ यूची देखिए, जब यूची यानी कुषाणों को जब हूणों ने अटैक किया इनके ऊपर, तो ये अपनी सरजमी, अपनी आपका अमू दरिया से दरिया नदी वाला क्षेत्र छोड़कर भग के आते हैं, और इनकी एक शाखा जिसको कनिष्ठ यूची कहेंगे वो तिब्बत की तरफ चली जाएगी, और दूसरी शाखा बैक्ट्रिया होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके पंजाब होते हुए भारत के मुख्य भूमि की तरफ आएगी। इसको हम लोग ज्येष्ठ यूची कहते हैं। और इसी का संबंध भारत में हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो कुजुल कटफिसेज हो, चाहे बिम कटफिसेज हो, चाहे कनिष्क, को सबका संबंध कनिष्क यानी यूची की ज्येष्ठ यूची शाखा से है। तो ये हमारे लिए, और इस तरह से हमारे यहाँ पर कुषाणों का आगमन होता है। तो ये हम लोगों ने भी देखा। तो बेसिक था कि कैसे कुषाण यहाँ पर आए, तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें होती है, हमने देख लिया। और देखते हैं तो 2 लाइनें हैं इनके बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कुजुल कटफिसेज। तो सबसे पहले देखिए कुजुल कटफिसेज के बारे में। ये हिंदुकुश पर्वत है, देखिए अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत। तो जो कुजुल कटफिसेज हिंदुकुश पर्वत के उस तरफ तक रहे, तो कुजुल कटफिसेज जो है इसको कुषाण वंश का संस्थापक कहते हैं, किंतु हिंदुकुश पर्वत के उस पार तक रहा, और इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। ध्यान देना, तांबे के सिक्के इसने चलाया, और इन सिक्कों पर लिखा था आपका धर्म विगत,
यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो कुजुल कस्पियस के बारे में एक दो बातें हमको केवल मिलती हैं कि ये कुषाण वंश का संस्थापक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुषाण वंश का कभी संस्थापक पूछा जाए, कोई डेट समय में नहीं पढ़ना होना कि कौन सी किसकी डेट, जहाँ होगी मैं बताता रहूँगा। तो कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कस्पियस। और इसने अफगानिस्तान में, देखिए भाई, इसने अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, तो हिंदू कुश पर्वतमाला के नजदीक तांबे के सिक्के चलाए। तो देखो इसने तांबे के सिक्के चलाए, तो एक तो ये जानना है कि आपका कुषाणों के द्वारा सबसे अधिक तांबे के सिक्के चलाए गए। तो इस तरह का कैसे तांबे से सर्वाधिक कैसे चला? कुषाणों ने चलाया। तो तांबे का सिक्का चलाया, देखिए इसने जो तांबे का सिक्का चलाया, पहली बात सुनो, उस पर दो लिपि, एक तो यूनानी लिपि और दूसरा खरोष्ठी लिपि, दो लिपि का अंकन है उसमें, यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि। और उनके जो सिक्के हैं, तांबे के जो सिक्का चला है, उसमें धर्म विदथ लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। इसलिए कहा गया है कि कुजुल कस्पियस जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इससे हम उसके बौद्ध धर्म की आस्था ऐसे प्रकट होता है कि शायद उसको बौद्ध धर्म में आस्था रही हो। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो आज कभी पूछा जाए कि कुजुल कस्पियस को कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये हिंदू कुश पर्वत को पार नहीं कर पाते, हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, और तांबे के सिक्के में यूनानी और खरोष्ठी लिपि में थे, और उन सिक्कों में धर्म विदथ लिखा था, जिससे इसकी बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है। बाकी कुजुल कस्पियस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। अगला देखो, अगला शासक आता है विम कस्पियस। अब आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रंथ है हाउ हांसू, ये चीनी ग्रंथ है, चीनी भाषा में लिखा हुआ चीनी ग्रंथ है, चीन का लैंग्वेज का ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि बिम, इस हाउ हांसू में लिखा कि बिम कस्पियस ने तिएनचू की विजय की। तो यहाँ पर तिएनचू का मतलब है पंजाब, मतलब ये जो 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, इसको बिम कस्पियस ने जीता। तो बिम कस्पियस इसको जीता, और बिम जब आगे उसने पेशावर या फिरोजपुर को राजधानी भी बनाएगा आगे चलकर। तो इस तरह देखा जाए तो बिम कस्पियस ने आपके हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस किया, और इसने जो है ये पूरा जो क्षेत्र हमारे सामने दिखते हैं, पंजाब वाला पूरा क्षेत्र है, उसको जीता। तो बिम कस्पियस के बारे में कहा जाता है, देखिए इसको पहली बात कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। तो आज के बाद कभी कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो विम कस्पियस है, और इसको भारत में भी संस्थापक कहते हैं। अगर कभी सवाल देखिए भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो विम कस्पियस। अब देखिए जो विम कस्पियस है, ये इसके बारे में मैंने कहा था कि विम कस्पियस के बारे में जानकारी है कि चीनी ग्रंथ हाउ हांसू में ये लिखा हुआ है, इसने तिएनचू पंजाब की विजय की और इसने भारत के भूभाग में आया। जब ये भारत के भूभाग में आता है, इसने पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था, उसने पेशावर या पुरुषपुर को राजधानी बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने पेशावर या पुरुषपुर को राजधानी बनाई विम कस्पियस ने। और विम कस्पियस इसलिए फेमस है कि विम कस्पियस, देखिए भाई, इसी ने विम कस्पियस ने सर्वप्रथम नियमित रूप से, देखिए भाई नोट कर लीजिएगा, नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो तो रियल में कुषाणों को गया, किंतु नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? विम कस्पियस को। अगर कभी वंश में पूछे कि सोने के सिक्के सबसे पहली बार जारी किए तो हिंद देवनों ने, लेकिन जब व्यक्ति विशेष पर पूछा जाए तो आपका आंसर विम कस्पियस रहेंगे, कभी मिनांडर मत मारिएगा। तो अगर कभी सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप सोने सिक्के किसने जारी किए? विम कस्पियस ने। देखो जब विम कस्पियस ने सोने के सिक्के जारी किए, इसमें देखिए भाई सिक्के जारी किए, उस सिक्कों में भी वही चीजें हैं, दो बातें। तो सोने का जो उसका सिक्का है उसमें देखिए एक तो वही यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि में है, तो यूनानी खरोष्ठी लिपि में इसमें भी लिखा हुआ है। ये इसके सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव, नंदी और त्रिशूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा सवाल यहीं आएगा। किसके सिक्के पर शिव, नंदू और त्रिशूल का अंकन था? तो आंसर हो जाएगा विम कस्पियस। तो विम कस्पियस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन है। किसने कुषाण राज की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर बनाई थी पहली बार? विम कस्पियस। इसको प्रसिद्ध कौन करेगा? कनिष्क। कुषाण वंश का भारत में संस्थापक कौन हो जाएगा? विम कस्पियस। वास्तविक संस्थापक कौन? विम कस्पियस। भारत में सर्वप्रथम सोने सिक्के किसने जारी किए नियमित रूप से? विम कस्पियस। तो विम कस्पियस में सारा सवाल आता है
किसके सिक्के पर शिव नंदी त्रिशूल कंकन था, तो भीम कटपिश। इसके सिक्के में कौन दो लिपियां लिखी हुई थी भाई, यूनानी और खरोष्ठी लिपि। और इस तरह से हम भीम कटपिश को कह सकते हैं कि ये शैव धर्म को मानने वाला था। अगर कभी भी कुजुल कटपिश के सामने आ जाए तो लिखिएगा बौद्ध धर्म, भीम कटपिश के सामने आ गया तो हम लोग कह सकते हैं शैव धर्म का अनुयायी था, कि सिक्के पर शैव धर्म का अंकन है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमको भीम कटपिश के बारे में 2-3 सवाल बनते हैं, आप उसको तैयार रखिए। आइए भाई, अब अगला हमारा जो है पर्सनालिटी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है भाई कनिष्क। सारा सवाल इसी यही लेके जाएगा कनिष्क पे। देखिए भाई कनिष्क, तो कनिष्क को हम लोग देखते हैं भाई। तो कनिष्क के बारे में कहा गया है, कनिष्क समय में जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा साम्राज्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य। कनिष्क ने पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य, कश्मीर उसमें सब कनिष्क के अंदर में था। तो कनिष्क के बारे में कहा जाता है, कनिष्क के बारे में, कनिष्क ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से इसको एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। इस तरह इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, कश्मीर, वो पूरा पाटलिपुत्र, सिंध और ये पूरा का पूरा जो है, और दक्षिण भारत, ये पूरा का पूरा जो है कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो कभी आज पहली बार सर्वप्रथम साम्राज्य स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई, कनिष्क। कनिष्क सोचिए, कनिष्क ने जो है, अगर हम लोग देखें तो कनिष्क ने जो है सिल्क रूट पर कब्जा किया था। अब सिल्क रूट चीन से चलता था, और ये देखो सिल्क रूट था, इसके 3 रास्ते थे ये, और तीनों रास्तों पे आपका इसका कब्जा था, तीनों रास्तों पर इसका कब्जा था। तीनों रास्ते इसी के साम्राज्य से होकर जाते थे। तो इसने जो है सिल्क रूट पर कब्जा, हम लोग देखेंगे तो पहले और देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में एक अभिलेख है, रबतक अभिलेख। ये अफगानिस्तान में मिला है रबतक अभिलेख। इससे प्रकट होता है कि कश्मीर आपका रबतक अभिलेख से कि अफगानिस्तान कनिष्क के अंतर्गत था। इस रबतक अभिलेख में ध्यान रखिएगा चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और साकेत, इन 4 शहरों की चर्चा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रबतक अभिलेख ये कनिष्क का था, ये अफगानिस्तान में मिला हुआ है। इससे कनिष्क अफगानिस्तान पे साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और इस पर ऐसे 4 शहरों का वर्णन है जो कि भारत के अंदर हैं। वो शहर है चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और साकेत। तो पूछ सकता है कि रबतक अभिलेख में किस शहर का वर्णन नहीं है। उस तरह कश्मीर में अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रअंगनी में भी कहा गया है कि कनिष्क का कश्मीर पर कब्जा था। और कनिष्क ने यहाँ पर 2 बातें हैं, एक कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बनाया, इसको हम लोग कनिष्कोर भी कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा यहीं पे कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ये हम लोगों ने पढ़ा है, वो कनिष्क ने कराई थी। इससे कनिष्क पर कश्मीर में जानकारी मिलती है। उसने पाटलिपुत्र पर अटैक किया और यहाँ के शासक को हराकर उसने 3 चीजें प्राप्त की थी यहाँ से। एक तो आपको उन्होंने क्या, अश्वघोष, जो बहुत विद्वान व्यक्ति के दरबार में आएगा, अश्वघोष। और दूसरा महात्मा बुद्ध का भिक्षापात, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे। और तीसरा एक अद्भुत मुर्गा जो कि भविष्य बताता था। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि पाटलिपुत्र पर हमला करके उन्होंने अश्वघोष, बौद्ध विचारक को, बुद्ध का भिक्षापात और आपका एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया। सुई विहार में, ये सुई विहार अभिलेख से उसकी सिंध पर विजय प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक अखिल भारतीय साम्राज्य, तो पूछा सबसे पहले एक अखिल भारतीय साम्राज्य की आपका स्थापना किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। सीधा सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। अखिल भारतीय अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, इसको लिखिएगा सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अखिल भारतीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना। अब देखिए, इस कनिष्क ने सिल्क रूट पर कब्जा किया था। सिल्क रूट पर कब्जा, रेशम मार्ग जिसको हम लोग कहते थे, रेशम मार्ग,
पर कब्जा, ये इन्हीं के मार्ग था। तो 3 रेशम मार्ग थे। कैसे कैसे देखिए भाई, एक तो अगर हम लोग देखें, देखिए देखिए कौन कौन एक रूट था सिल्क मार्ग में। ये चीन था, चीन से व्यापार भारत होते हुए आता था। एक तो सीधा कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर होते हुए ये रोम सागर, और यहाँ से ये रोम की तरफ जाता था, यूरोप की तरफ जाता था। यानी कि कैस्पियन सागर होते हुए एक मार्ग ये था। दूसरा यहाँ से आता था मारो, जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से होते हुए ये एक नदी है, फरात नदी है, दजला फरात, उस नदी के सहारे आता था यहाँ पर, और उससे फिर ये आगे बढ़ता था और आगे बढ़ के जो है पहुँचता था, ये हम लोग देखेंगे ब्लैक सागर। तीसरा ये था भारत की ये क्षेत्र सिंध वाला, और ऐसे बंदरगाह से लाल सागर होते हुए ये रूट पहुँचता था। तो 3 रूट था, एक मरो होते हुए फरात नदी, दूसरा एक जो है लाल सागर होते हुए, ये देखिए, और एक कैस्पियन सागर होते हुए, और कनिष्क का कब्जा इन तीनों रूटों पे था। तो कहा गया है कि कनिष्क का सिल्क रूट पर कब्जा था। तो सिल्क रूट पर कब्जे कभी बात आए तो कौन हो जाएगा? कनिष्क। इसलिए कहते हैं पहली वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका अदा करता था। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, इसको आप लोग देखिएगा। आइए आप कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई थी, एक तो पेशावर व पुरुषपुर, और दूसरा देखिए भाई मथुरा। तो कनिष्क की 2 राजधानी है, तो एक तो पेशावर या पुरुषपुर, दूसरी कौन है भाई? मथुरा। तो मथुरा में इसने एक देवकुल बनवाया जहां पर देवताओं की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर बुद्ध की, देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, और इन मूर्तियों में, इस देवकुल में इसने जो है विम कटफिसेज की, अपने पिता विम कटफिसेज की, और प्लस कनिष्क ने स्वयं, कनिष्क ने खुद की मूर्ति बनवाई। तो ये पूछा जा सकता है कि देवकुल कहाँ स्थापित था? मथुरा में। देवकुल में किन 2 कुशाण शासकों का वर्णन है, किनकी 2 मूर्तियां बनी हुई है भाई? तो भीम कटफिसेज और कनिष्क दोनों की। और इस पर जो है ना, ये देखिए भाई 2 मूर्तियां हैं। ये रोमन टोंगा, एक रोमन टोंगा है, बहुत नीचे पैर तक लंबा जो है, पूरा का पूरा जो है उनका ये है, नुकीलेदार जूता है, एक टोप बना हुआ है, इसमें उसको रोमन चोंगा कहा जाता था। रोमन चोंगा, एक टोप, नुकीलेदार जूता। तो इस तरह से कहा गया है कि रोमन वस्त्र पहने हुए हैं। इसीलिए पहले सिले सिलाए वस्त्र के जो साक्ष्य भी आपको कुशाणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसने जो मूर्तियां उसमें इसने रोमन टोंगा, टोपा, नुकीलेदार जूता, रोमन वस्त्र पहने हुए हैं, जिन मूर्तियों को वहां पर बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है किसने? तो भाई इसकी राजधानी मथुरा में देवकुल की स्थापना थी। अब कनिष्क देखो भाई पेशावर में क्या है? पेशावर या पुरुषपुर में देखो इसने 2 चीजें की हैं। एक तो पेशावर में कनिष्क ने जो है 13 मंजिला टावर बनाया है। 13 मंजिला, जिससे 13 मंजिला टावर है जो लगभग 400 फुट ऊंचा है। कितनी बड़ी बात है उस समय। तो 13 मंजिला पेशावर या पुरुषपुर में पूछा सकता है। इन सब के अलावा उसने एक जो है संघाराम बनाया है, बौद्ध विहार टाइप में है, और इसको यवन स्थापत्यकार, एक यवन से इंजीनियर, उसका नाम था अंगिलस। अंगिलस ने स्थापना की। तो पूछ सकता है कनिष्क के द्वारा जो संघाराम बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? पेशावर या पुरुषपुर में। और इसको किसने बनाया था भाई? तो यवन स्थापत्यकार अंगिलस ने। एक स्तूपनुमा संरचना है, तो इस तरह वो देख लेंगे। 13 मंजिला टावर कहाँ बना हुआ है? पेशावर में। तो इसके दोनों राजधानियों में यहाँ पर ये अभी आगे जाकर जब डेवलपमेंट होगी तो यहीं पर एक कला डेवलपमेंट होगी, उसको हम लोग कहेंगे इंडो ग्रीक कला, और यहाँ वाले कहेंगे मथुरा कला शैली। तो मूर्ति बनाने की भी 2 कला शैली आने वाली हैं।
मथुरा में जो डेवलपमेंट होगी उसको मथुरा कला शैली कहा जाएगा, और जो पेशावर या पुरुषपुर को केंद्र बनाएगी, बामियान, जलालाबाद, पेशावर, फिरोजपुर, इनको बनाएगी, उनको जो है इंडो ग्रीक कला शैली कहा जाएगा, या आपका होलिस्टिक कला शैली कहा जाएगा। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इस तरह से कश्मीर आपका कनिष्क के द्वारा जो है ये आपसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो आइए भाई कनिष्क को हम देखते हैं। तो ये सारा सवाल जो बता रहा हूँ सीधा एग्जाम में सवाल आने वाला है, इस पर सब में आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि ये सीधा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कनिष्क के बारे में। ठीक है, अब देखिए कनिष्क के बारे में हम लोग देखते हैं। कनिष्क के बारे में निर्माणकार तो लगभग हम देख चुके हैं। देखो इसने तक्षशिला के निकट एक शहर बनवाया सिरकप। तो ये पूछ सकता है कि सिरकप किसके नजदीक है? तक्षशिला के नजदीक। इसने जो है कश्मीर में एक शहर बनवाया है कनिष्कपुर, उसी को कनिष्पोर कहते हैं। ये भी देखिएगा। इसने जो है मैंने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मथुरा में देवकुल बनवाया है। पेशावर या पुरुषपुर में इस जगह पर लिख लीजिएगा। इसमें दो चीजें, एक 13 मंजिला टावर और दूसरा एक संध्याराम, जिसको यवन स्थापत्यकार अंगिलस ने बनवाया है। ये दोनों पूछ सकता है। देख तो ये निर्माण कार्य में देख लीजिएगा। और विद्वान में देखते हैं, कनिष्क का जो राजकवि है वो अश्वघोष है। कनिष्क का जो चिकित्सक है वो चरक है। कनिष्क का जो पुरोहित है वो संघरक्ष है। संघरक्ष। तो कनिष्क का राजकवि पूछा जाए तो अश्वघोष था। इस अश्वघोष ने कुछ किताबें लिखी हैं, बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद। तो ये पूछा जा सकता है। इनका चिकित्सक ये था। इनके दरबार में और देखो नागार्जुन रह रहे हैं। इनको शून्यवाद का जनक कहा गया है, आप जानते हैं। इनको शून्यवाद का जनक कहा गया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। मैडम ब्लास्की ने इनको भारत का आइंस्टीन कहा है, नागार्जुन को। उसी तरह इनके दरबार में वसुमित्र हैं। ये वसुमित्र जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होगी, जब देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही है कि ये अध्यक्ष है वसुमित्र, तो वसुमित्र हैं। इनके दरबार में एक व्यक्ति हैं पार्स। इन्हीं पार्स के कहने पर, इनके कहने पर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इन्हीं पार्स के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, और उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम लोग कनिष्क के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो हम कम से कम निर्माण कार्य है कनिष्क विद्वान व्यक्ति है, कौन उसका संरक्षण था कनिष्क, को पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखिए एग्जाम के लिए कनिष्क पे। तो इस तरह देखिए भाई कनिष्क पे जो भी सवाल बनते हैं आप उनको देखते रहिए। अब देखिए जो भाई कनिष्क है, कनिष्क ने देवपुत्र शाही शाहानुशाही ये उपाधि धारण की थी। तो कुषाण लोग ये जो है देवपुत्र शाही शाहानुशाही उपाधि धारण करते, तो कनिष्क ने उपाधि धारण की तो पूछा जा सकता है। कनिष्क के देखिए भाई जो सिक्के हैं, कनिष्क के सिक्कों में हम लोग देखें, कनिष्क के जो सिक्के हैं भाई वो सिक्कों में, इस सिक्कों में देखें तो एक तो पहली बात है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी है। दूसरी बात इसके अलावा हेराक्लीज, यूनानी देवता हेराक्लीज, इन सब के अलावा सूर्य, अग्नि की, यहाँ तक कि शिव की भी, शिव का भी अंकन है। तो ये भी पूछा सकता है। तो कभी महात्मा बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों में था? तो कनिष्क का। हेराक्लीज, सूर्य, अग्नि, शिव का अंकन भी किसमें था? कनिष्क के सिक्कों पर।
तो कनिष्क के ये जो सिक्के थे वो सोने वाले थे। कनिष्क का तांबे का देखो जो सिक्का है भाई, देखिए उसमें अग्निवेदिका में बलि चढ़ाते हुए कनिष्क बनाया दिखाया गया है। एक अग्निवेदिका में कनिष्क बलि चढ़ा रहा था। इस तरह से कनिष्क के सिक्कों में महात्मा बुद्ध का अंकन है, हेराक्लियस, सूर्य और अग्नि का अंकन है, या अग्निवेदिका चढ़ाते हुए, अग्निवेदिका में बलि चढ़ाते हुए भी अंकन है। तो कनिष्क के सिक्कों पर यह भी सवाल पूछा सकता है। देवपुत्र शाही शाहानुशाही उपाधि किसकी थी? कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में कोई ना कोई सारा सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए आइए इसके अलावा हम और देखते हैं। कनिष्क के समय में ही एक और बात है। तो कनिष्क के समय में मैं बताया था आपको चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा है, आप पढ़ चुके हैं इसको। और ये हो रहा है कहाँ पर? ये हो रहा है कश्मीर के कुंडलवन में, जो आप जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे भाई इसके? इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। हुआ क्या था यहाँ पर? निर्णय क्या हुआ था मेन? तो यहाँ पर दो शाखा, महायान और हीनयान में विभक्त। रक्षक कौन था? कनिष्क। कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन भाई? अश्वघोष। निर्णय क्या था? यहाँ पर बौद्ध धर्म महायान हीनयान में बढ़ गए। अंतर क्या पढ़ा चुका, सब आप जानते हैं, ठीक है, इसलिए इस पर बहुत एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। आइए देखते हैं। कनिष्क के समय में कनिष्क के समय में देखिएगा मूर्ति स्थापत्य की दो शैलियां डेवलपमेंट हुई। एक गंधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। देखिए भाई, तो सबसे पहली बात है गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली है क्या? तो बहुत सिंपल सी बात देखिए। तो गंधार कला शैली में ये मूर्तियां बनाने की कला शैलियां हैं। मथुरा कला शैली में हम लोग देखेंगे तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म सबकी मूर्तियां बनेंगी। और गंधार कला शैली में केवल बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी हैं। तो जो मूर्तियां बनी हैं उन्हीं मूर्तियां बनाने की इस कला शैली को कहा गया है गंधार कला शैली और आपका मथुरा कला शैली। तो जो गंधार कला शैली है तो देखो भाई किन किन क्षेत्रों में? तो गंधार, तक्षशिला, बामियान, जलालाबाद, पेशावर, इन पूरे क्षेत्र में गंधार कला शैली थी। और मथुरा कला शैली देखो भाई मथुरा के आसपास, ये देखो सब अंतर मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते रहिए। तो एक तो क्षेत्र ये हो जाएगा गंधार कला शैली में गंधार, तक्षशिला, बामियान, जलालाबाद और पेशावर। और यहाँ पर मथुरा कला शैली मथुरा के आसपास जो मूर्तियां बनती है तो मथुरा कला शैली थी और गंधार, दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई जो गंधार कला शैली है इसमें काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो जो गंधार कला शैली इसमें जो पत्थर लगा है वो काला स्लेटी कलर का पत्थर है, काला या स्लेट कलर का पत्थर है। और इसमें लाल बलुआ पत्थर, देखो पहला अंतर यही हो जाएगा। एक तो क्षेत्र का अंतर दोनों में, और फिर पत्थर में अंतर, लाल पत्थर का उपयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ये पहला अंतर हो जाएगा, देखो दोनों में अंतर हो गया। अगला देखो अंतर देखते हैं क्या क्या है। जो गंधार कला शैली में है इसमें केवल महात्मा बुद्ध को नोट करें और बोधिसत्व की मूर्तियां हैं। मतलब यहाँ पर महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व केवल बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं। और यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म सब की मूर्तियां पूछा जाता है। तो मथुरा कला शैली में बौद्ध, जैन, हिंदू सब देवी देवताओं की छड़ियों की मूर्ति बनी है। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति बनी है। बोधिसत्व में सबसे ज्यादा मूर्ति मैत्रेय की बनी है। तो भावी बुद्ध कहते थे मैत्रेय की मूर्ति पूछा सकता है किसकी बनी हुई है, तो ये जान लीजिए। लेकिन जब महात्मा बुद्ध पे हम लोग आते हैं तो महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा कला शैली में बनी हुई है। तो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति, भाई मूर्तियां वहां बनी, यहाँ भी बुद्ध की बनी, बुद्ध की यहाँ भी है, देखो बौद्ध धर्म है। लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय जाता है मथुरा कला शैली के कलाकारों को। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी है, तो अलग हो जाएगा।
महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति, उसको नोट करिए, फिर मैं बोलते चला जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ बनी? यहाँ पर। लेकिन सबसे अधिक मूर्ति कहाँ महात्मा बुद्ध की बनी है? तो गांधार कला शैली। बेसिक अंतर देख रहे हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये देखते हैं। अब देखते हैं अंतर है क्या आखिर। देखिए भाई, अंतर ये है कि दोनों में, कि यहाँ जो मूर्ति बन रही है यहाँ पर, यहाँ की जो मूर्ति है भाई, तो इस मूर्ति में हम लोग इसको देखो, हम लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं, ये आपका देखो, ये अपोलो देवता है। यूनान में अपोलो सूर्य देवता है। अपोलो देवता के समान यहाँ पर महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, सुन लीजिएगा, उसमें महात्मा बुद्ध को शरीर रूप से सौष्ठव बनाया गया है। उनके शरीर को स्वस्थ बताया गया है। उनको झीना कपड़ा पहनाया गया है, जिससे उनके शरीर के नीचे अंदर के अंग दिखते रहें। तो इस तरह इसमें महात्मा बुद्ध की जो है, यहाँ पर देखिए, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति, उसके सर के चारों तरफ जो एक आभा मंडल बनाया गया। तो महात्मा, सुनिए अंतर क्या है। महात्मा बहुत क्लियर, यूपीएससी की मेंस में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध की यहाँ जो मूर्ति पीछे एक आभा मंडल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें यथार्थवादिता है। यथार्थवादिता मतलब महात्मा बुद्ध को एक इंसान की तरह दिखाया। उनकी दाढ़ी है, उनकी मूछें, उनके शरीर हैं, उनके शरीर में उनकी मांसपेशियां हैं, उनका, तो उनके शरीर को स्वस्थ दिखाया गया। तो दाढ़ी, मूछ, तो इसमें उनकी दाढ़ी, उनकी मूछ, ये सब दिखाया गया है। उनमें शरीर रूप से उनको सौष्ठव दिखाया गया है। हाँ, मांसपेशियां सब दिखाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध की झीना कपड़ा पकड़ा गया है, झीना कपड़ा पहनाया गया है, जिससे उनके अंदर के अंग, ऐसा लगता है कि अंदर से अंग दिख रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर ऐसा किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कोई आभा मंडल नहीं है। महात्मा बुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप दिखाया गया है, उनको आध्यात्मिक रूप से दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है मोटा कपड़ा पहनाया गया है। तो अंतर हो जाएगा मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में, बहुत बेसिक अंतर, ध्यान रखिएगा। उसमें अपोलो देवता के समान, और यहाँ पर उनको जो है एक जो है आपका आध्यात्मिक रूप दिया गया है, मोटा कपड़ा पहनाया गया है। और वहाँ पर देखिए भाई, कोई आभा मंडल यहाँ पर नहीं बनाया गया है। ये अंतर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको देखना है, ये बेसिक अंतर हो जाएगा। और मैंने इसे बताया था, यहाँ के जो कलाकार हैं, मैंने पत्थर देखा, क्षेत्र देखा, ये बनावट का ढंग हो जाएगा। इस गांधार कला शैली को मिश्रित कला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कला शैली तो यूनान की है, लेकिन विषय वस्तु भारत की है, जिसको मिश्रित कला शैली कहते हैं। और इस मिश्रित कला इसको इसीलिए इसको हेलेनिस्टिक कला भी कहा जाता है। हेलेनिस्टिक कला भी कहा गया है इसको इंडो ग्रीक कला भी कहा गया है। इसको इंडो रोमन कला भी कहा गया है। तो कुछ भी लिखा आ जाए, मिश्रित कला, हेलेनिस्टिक कला, इंडो ग्रीक कला, इंडो रोमन कला, ये सारा कला शैली गांधार कला शैली के लिए है। और ये देसी कला शैली के रूप में इसको देगा। तो ये वो है, दोनों में बेसिक अंतर हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह से आपका कनिष्क अब कंप्लीट होता है। कनिष्क के समय में यही दो गांधार कला शैली का विकास हुआ था। कनिष्क के समय में ये दो मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ। आइए देखिए, कनिष्क के बाद हम लोग देखते हैं, छोटा छोटा है। अगला देखो, शासक आता है वशिष्क, फिर हुविस्क, उसके बाद फिर कनिष्क सेकेंड, उसके बाद फिर वासुदेव फर्स्ट, कनिष्क सेकेंड, थर्ड, वासुदेव सेकेंड। ये देखो, तो आइए देखते हैं भाई। तो वशिष्ठ के बारे में, तो वशिष्ठ ने क्या किया था? एक तो इसने मथुरा को राजधानी बनाया। जैसे कि कनिष्क समय में दो राजधानी थी, इसने पेशावर या पुरुषपुर को छोड़ दिया और मथुरा को राजधानी बनाया। और वशिष्ठ ने देखिए भाई, वशिष्ठ के जो सिक्के रहेंगे, इसके जो सिक्के हैं सिक्के, उन सिक्कों में शिव, स्कंद और कार्तिकेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इससे प्रकट होता है कि शैव धर्म को मानने वाला था। तो कनिष्क को देखिए भाई, हो गया था बौद्ध धर्म का, भीमकटक से शैव धर्म का, और कुटिलकटक से आपका बौद्ध धर्म का। फिर शैव धर्म को मानने वाला, तो पूछेगा सिक्का किसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कार्तिकेय का अंकन था? तो वशिष्ठ। किसके सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल हो जाएगा? तो भीमकटक। ये बहुत बेसिक अंतर पूछता है। तो हुविस्क में आते हैं। हुविस्क ने इसने भी राजधानी मथुरा को राजधानी बनाया। इसने एक काम और किया था, कश्मीर में हुविस्कपुर एक शहर बनवाया था, एकदम इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है, इसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की आकृति है।
तो विष्णु भगवान की चतुर्भुजी विष्णु की आकृति है, जिससे इसको वैष्णव धर्म का कहा जाता है कि वैष्णव धर्म का मानने वाले था हुविस्क। पूछेगा किसके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की आकृति थी, तो हुविस्क। कनिष्क सेकंड को देखते हैं, इसकी जो उपाधि थी कैसर व सीजर, बस कुछ नहीं, पूछेगा किसकी उपाधि कैसर व सीजर थी, कौन है, कनिष्क सेकंड। इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वासुदेव के सिक्के जो थे देखिएगा, अंतिम शासक है, इसमें शिव और विष्णु दोनों की मूर्ति का अंकन है, तो किसके सिक्के पर शिव विष्णु दोनों का अंकन है, वासुदेव। तो अगर एक चुना जाए तो ये वैष्णव धर्म का था, अगर एक देखा जाए, लेकिन तब भी अंकन दोनों का था। तो इस तरह से देखिए बेसिक चीजें हैं जो कनिष्क में, मैंने कहा पूरा सवाल कनिष्क पे बनता है। और देखिए 60 में देखते हैं, वशिष्ठ में केवल एक सवाल आएगा कि शिव स्कंद कार्त के किसके सिक्कों, वशिष्ठ। चतुर्भुजी विष्णु का अंकन किसमें है, कैसर या सीजर की उपाधि किसने धारण की थी, कनिष्क सेकंड ने। कोई विशेषता नहीं, किसके सिक्के पर शिव विष्णु दोनों की आकृति है, तो ये। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कुषाण वंश रहेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा जो देसी राज है, इसमें हम लोग शुंग, कर्ण और सातवाहन को देखेंगे, तब जाके हमारा